बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और इसको देखकर आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पर निज़ाम कैसे चल रहा था, कैसे हुकूमतें चलाई जा रही थी, कैसे इदारे काम कर रहे थे और कैसे करप्शन और लूट मार ने 2.5 करोड़ के शहर को, 2.5 करोड़ लोगों को किस तरह से एक तरह से ज़हनी अजियत का शिकार बना दिया है। बात कर रहा हूँ कराची की। कराची जिसके हवाले से जो न्यूयॉर्क टाइम्स तक में जो स्टोरीज आ रही हैं और जो रैंकिंग पूरी दुनिया के इदारों की जो रैंकिंग है, किसी रैंकिंग में दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची 5वें नंबर पे है, किसी में रिहाइश के लिए नाकाबिले रिहाइश जो शहर हैं उनमें 6ठे नंबर पे है, कहीं पे जो साफ पानी की फराहमी के हवाले से उसमें भी टॉप पे आता है, माहौलियाती आलूदगी में टॉप पे आता है, फिर तनाव ज़दा जो शहर है जहां पे लोगों को ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं वहां के हालात की वजह से, उसमें एशिया में दूसरे नंबर पे है। इस तरह की रैंकिंग्स हैं और ये वो शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर जो है वो कराची है और ये वही शहर है जो रोशनियों का शहर कहलाता था। आज वहां पे उसकी पहचान वहां का कचरा है और जो कचरा वहां पे रोजाना जो पैदा होता है उसमें से 30 से 40% तो ऐसा कचरा है जो कि उठाया ही नहीं जाता, जो कि फिर मुख्तलिफ नदी नालों में चला जाता है और फिर होता होता समंदर में जा गिरता है या मुख्तलिफ जगहों पे पड़ा रहता है और ढेर के ढेर बनते चले जा रहे हैं। और यही शहर है कराची जिसके बारे में रिपोर्ट्स हैं वर्ल्ड बैंक की और कई इदारों की कि अगर ये इसी तरह से मामलात रहे तो ये शहर इंसानों के रहने के काबिल नहीं रहेगा अगले चंद सालों में। और अगर इस शहर को इंसानों के रहने के काबिल बनाना है तो इसके ऊपर 10 अरब डॉलर लगाने होंगे। कराची की रिपोर्ट जो अमीर आनी मुस्लिम साहब का एक कमीशन बनाया गया था उसने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें बताया था कि कराची के शहरी फुजला मिला पानी जो है वो पी रहे हैं। ये है शहर है कराची। यही शहर है जिसमें चाइना कटिंग की टर्म सामने आई। यही वो शहर है जिसमें रफाई खरबों रुपए के रफाई प्लाटों के ऊपर कब्जे हुए। यही वो शहर है जिस के ऊपर जो पैसा खर्च होना था वो अगर आप जाली बैंक अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट पढ़ लें तो आपको अंदाजा होता है कि वो पैसा कहां गया। यही वो शहर है जिसके ऊपर जो पैसा खर्च होना था, जो रेवेन्यू यहां से जनरेट हुआ, जो यहां के शहरियों पे खर्च होना था, जो सिंध के लोगों पे खर्च होना था, वो लांचों के जरिए दुबई चला गया और दुबई से होता हुआ फिर लंदन और पता नहीं कहां कहां चला गया और बाहर असास और जदादें बन गई। ये वो शहर है जहां पे चंद ठेकेदारों को, जहां से टैक्स जमा करके चंद ठेकेदारों को सरकारी ठेके दिए गए, उनसे किकबैक्स लिए गए, जाली बैंक अकाउंट्स को ले गए। क्या क्या नहीं किया गया इस शहर के साथ। ये वो शहर है जहां पीने के लिए पानी नहीं मिलता और जब बारिश आती है तो वही पानी जहमत बन जाता है, कई लोग उसमें डूब जाते हैं और फिर आपने देखा कि कितने कैसे दर्जनों लोग जो हैं वो करंट लगने से जाँ भाग हुए। और मैं हैरान होता हूं कभी कभी मैं ये देखता हूं कि एक तस्वीर ऐसी आती है कि जो पूरी उस कम्युनिटी, उस पूरे मुल्क, उस पूरी कौम के जमीर को झिझोड़ के रख देती है। ऐलान कुर्दी की तस्वीर आपको याद होगी, जब वो आई थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। लेकिन कराची में वो तस्वीर मैं कहता हूं पता नहीं कैसे जिन जिन लोगों ने मुझमें देखी होगी, पता नहीं कैसे हमने ये जुर्रत की वो तस्वीर देखने की जब 2 जवान लाशें पड़े हुए थे, 2 जवान भाई वो जो करंट से जहां भाग हुए थे, कितने खूबसूरत नौजवान थे। होना तो ये चाहिए था कि उस तस्वीर के बाद एक इनकलाब बर्पा होना चाहिए था और ऐसी इमरजेंसी नाफिज होनी चाहिए थी कि उसके बाद कोई भी करंट से जो है वो जान की बाजी ना हारे। लेकिन फिर आपने देखा छोटे छोटे मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए। ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की हालत। और जो बाकी शहर हैं अंदरूनी सिंध के थार समेत आपके सामने है, वहां पे भी कई शहर हैं, इंसान और जानवर एक जगह से पानी पी रहे हैं। फिर मारूफ एक केस है जो लाड़काना में जो करप्शन और लूटमार का केस था, जिसमें उस वक्त के चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा था, शायद सजाद अली शाह साहब थे, उन्होंने कहा था कि एक घर तो डाइन भी छोड़ देती है। और पीपल्स पार्टी कहती है कि लाड़काना हमारा सियासी तौर पे किबला व काबा है, तो उस जो सियासी तौर पे आपका किबला है उसको भी आपने नहीं बख्शा। उसके लिए भी जो फंड्स रखे गए थे उनको आपने बेदर्दी के साथ लूटा, आपने उनको उसमें करप्शन की, लूट मार की। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में कहा गुलजार साहब ने कि हमें कहीं तो पैसा लगा हुआ दिखा दें, जो पैसा हमने लगाया। इसीलिए जो 24,000 अरब कर्जे के ऊपर कमीशन बना है उसको तेजी से काम करना चाहिए। जो NFC अवार्ड के तहत वफाक ने पैसे इकट्ठा करके सिंध को दिया वो उसका भी ऑडिट होना चाहिए। यही एक 18वीं तरमीम जो लाई गई थी वो ऐसे नहीं लाई गई थी कि आपने सूबों को इख्तियार दे दिए कि वफाक इंटरफेयर नहीं कर सकता, वफाक पूछ नहीं सकता, लुट प्रोग्राम चले, जैसे मर्जी नोचें उस शहर को, जैसे मर्जी उस शहर को खाएं, जैसे मर्जी उस
सूबे के फंड्स में करप्शन करें, जो मर्जी करते रहे, लेकिन वफाक पूछ नहीं सकता, कोई उनसे पूछ नहीं सकता, क्योंकि जी सूबाई खुद मुख्तारी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। अब एक फरोग नसीम साहब ने एक बयान दिया जिसके बाद एक कोहराम बर्पा हो गया, और मैं आपको आज नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की असल में फ्रस्ट्रेशन है क्या, जो उन्होंने इतने सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि अगर बांग्लादेश बन सकता है तो फिर सराइकी देश भी बन सकता है, फलां देश भी बन सकता है, फलां, मतलब इतनी सख्त उन्होंने बात की जो कि इंतहाई नामुनासिब थी। उनकी उस फ्रस्ट्रेशन के पीछे भी वजूहात हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जी 149(4) के तहत अगर वफाक कोई डायरेक्शन देता है सूबे को तो ये आइन के ऊपर हमला होगा, जो सिंध की वो है जो उनकी आज़ादी है उसके ऊपर हमला होगा। तो आपको उस वक्त हमला याद नहीं आता जब सिंध के शहरियों को फुजला मिला पानियां पिलाते हैं, जब जिस फिजा में वो सांस लेते हैं उसमें बीमारियां हैं, अस्पतालों में वो जाते हैं इलाज की सहूलतें नहीं है, स्कूलों की हालत आपके सामने है। मतलब कोई शोबा ऐसा नहीं है सिंध का, कोई एक शोबा जिसको आप कह सकेंगे ये कदरे बेहतर है। वो निकासी आब का सिस्टम आपके सामने है, हर चीज आप देख लें, बिजली का सिस्टम किया इलेक्ट्रिक का आपके सामने है, और बारिश आ जाए तो फिर वो जो तालाब बनते हैं कई कई रोज तक पानी खड़ा रहता है, बदबू है, कचरा है, तफुन है, बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ है उस शहर के अंदर। तो लेकिन जब उसको बेहतर बनाने की बात की जाए तो कहा जाता है कि सिंध की आजादी के ऊपर हमला है, 18वीं तरमीम के ऊपर हमला है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इख्तियारात बलदियाती इदारों को दिए नहीं जाते। 18वीं तरमीम के बाद वफाक से इख्तियारात सूबों को चले गए, सूबों ने आगे देने थे बलदियाती इदारों को, वो दिए नहीं गए। जो अहम महकमे हैं वो इख्तियारात बलदियाती इदारों के पास है ही नहीं जो उनका काम करने वाला था। फिर जिस तरह से सिंध का निजाम चल रहा है वो आपके सामने, ओमनी ग्रुप को जिस तरह से नवाजा गया और सारे सिंध के वसाइल एक ग्रुप को नवाजने के लिए इस्तेमाल किए गए, वो था ओमनी ग्रुप, उनको फायदा पहुंचाया गया, अपनी शुगर मिल्स को फायदा पहुंचाया गया। पुलिस में एडी ख्वाजा साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, पुलिस को किस तरह से वहां पे वो एडी ख्वाजा जो आईजी थे उनके खिलाफ 4-5 बार कोशिश की गई उनको हटाने की। तो ये सारी सूरत हाल है जो सिंध है और कराची खास तौर पे उसकी। कराची ने पहली मरतबा एक ऐसी जमात को मैंडेट दिया है जो वफाक में इस वक्त हुकूमत में है। कराची में मैंडेट मिला है तहरीक इंसाफ को, वफाक में भी तहरीक इंसाफ हुकूमत में है। अब इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी वफाक की है। अगर वफाक ने कुछ ना किया तो सिंध आइंदा कभी भी तहरीक इंसाफ को वोट, सिंध नहीं कराची कभी भी तहरीक इंसाफ को वोट नहीं देगा। और अब ये सिंध हुकूमत क्या कह रही है कि वफाक खुद कुछ ना करे, पैसे हमें दे दे हम करेंगे, यानी फिर इनको पैसे दिए जाए, वो फिर किसी फेक अकाउंट में डलें और फिर डाले जाए, फिर वो बाहर जाए और फिर बाहर एहसास और जजादे बन जाए, दुबई में फिर किसी का महल बन जाए। फिर 460 अरब जो बहरी टाउन ने देना है, कराची ने, मलिक रियाज ने, वो भी सिंध कहते हैं हमें दें। तो अगर वफाकी हुकूमत और कुछ भी ना करे, इमरान खान से साहब की हुकूमत अब लगता है कि वो कराची के हवाले से सीरियस हैं, वो सिर्फ ये कर दें कि वो 460 अरब ही सिंध को दे दें, कराची को दे दें, तो कराची के ऊपर अगर 2.25 अरब रुपए जो महाना आना है बहरी टाउन की जो किस्त उन्होंने जमा करानी है, पहले 100-150 अरब दे दें, फिर 2.25 अरब अगर महाना देते हैं, किसी शोबे में खर्च होता रहे, तो कम से कम सिंध के या कराची के लोग सुख का कोई सांस लेंगे और ये जो रोशनियों का शहर है उसकी रोशनियां वापस आ सकती हैं। सिंध में अमन लाना हो, कराची में अमन लाना हो तो वफाक की जो एजेंसी है यानी जो रेंजर्स है, वफाक का इदारा है, उसको भेजा जाता है। अब वहां से कचरा उठाना है तो अली जैदी कोशिश कर रहे हैं और वफाक जो है वो कोशिश कर रहा है। उसके बाद आप ये देखें कि माहौल के हवाले से मैंने बात की, दरख्तों का बेदर्दी से कत्लेआम किया गया। फिर आप ये देखें कि जो कराची के लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं वो उनको मिल नहीं रहे। और अब मेरा ये ख्याल है कि वफाक को थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। 194 लगाना चाहते हैं या वो गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, उनको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। और जस्टिस गुलजार साहब जब आ जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन के, तो खोसा साहब से तो ये इस हवाले से कोई उम्मीद नहीं है, वो आज को नोटिस नहीं लेते और वो शायद ना ये चीजें करें। लेकिन गुलजार साहब आ गए तो गुलजार साहब कराची से हैं और उनको पता है कराची की तबाही और बर्बादी का। गुलजार साहब ने तो एक बार कहा था कि 500 गैर कानूनी इमारतें जो उनको गिरा दो, एक बार मिसाल कायम कर दो, कुछ तो शहर में सांस लेने की स्पेस बचे। और सिंध पूरे से लोग माइग्रेट करके कराची में आ रहे हैं, ना रोजगार है वहां पे। आप देखते हैं वहां पे जिस तरह वहां पे फिर चोरियां होती हैं, जो सूरत हाल है वो इसीलिए जब बेरोजगारी होगी, रोजगार नहीं होगा तो फिर चोरियां चकारी नहीं होंगी, यही सारा कुछ होगा। तो अब वफाक जो है उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कराची के लिए, जो एक बहस छिड़ चुकी है, इतना मामला संजीदा हो चुका है। या उनको 149(4) के तहत 149(4) के तहत उनको डायरेक्शन देनी होंगी सिंध हुकूमत को। अगर सिंध हुकूमत वो नहीं करता
तो फिर वफाक को देखना होगा उन्होंने क्या करना है। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, गवर्नर राज लगाना है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाना है, कुछ भी करना है अब इनको करना होगा। एनफ इज एनफ। कराची के लोग अब शायद मजीद इन चीजों को ज्यादा बर्दाश्त ना कर सकें। कराची के लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लोग इसको नहीं देखते कि आप कानून इजाजत देता है नहीं देता, आइन इजाजत देता है या नहीं देता। भाई 149(4) आइन के अंदर मौजूद है, तो वफाक अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्शन दे सकता है। सिंध अगर वो उनको नहीं मानता, उसके बाद वफाक आगे फर्दर कोई ना कोई काम ऐसा कर सकता है। लोगों को रिलीफ चाहिए, लोगों को सुख का सांस चाहिए, लोगों को साफ पानी चाहिए, लोगों को वहां पर रोजगार चाहिए, लोगों को सुकून चाहिए, लोगों को सहूलियात चाहिए, सेहत की सहूलियात चाहिए। लोग चाहते हैं कि उनको कोई रिलीफ मिले, और ये रिलीफ अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को देना होगा, जो कि नजर आ रहा है कि वो जो उन्होंने कमेटी बनाई है वो संजीदा है कराची के हवाले से। अल्लाह करे कराची की तकदीर बदले, कराची में बेहतरी आए। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।